हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसमें बात कर रहे हैं ज्योग्राफी का जो फिफ्थ सेक्शन है, फिफ्थ चैप्टर है, जिसमें वाटर हम लोग कह सकते हैं यानी जल। आज हम लोग ये जो वीडियो है वो इंग्लिश मीडियम में रखेंगे, जिसका जो पीडीएफ है वो इंग्लिश मीडियम में रहेगा। हालांकि इसका पीडीएफ हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है, तो जो जुड़े हुए हैं उनको हिंदी मीडियम में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इंग्लिश में करते हैं और इसको हम लोग समझेंगे हिंदी माध्यम के थ्रू। सबसे पहला हम लोग समझते हैं वाटर। वाटर है क्या? वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी जीव जंतु हैं, किसी भी जीवन सर्वाइव करने के लिए वाटर उसमें से सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में आता है। सबसे एसेंशियल चीज़ है, सबसे ज़रूरत का चीज़ है। हम लोग अपना जीवन बिना वाटर का हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग वाटर इज नॉट ओनली यूज फॉर ड्रिंकिंग, हम लोग सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट हम लोग कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फसल को उपजाने के लिए करते हैं, डोमेस्टिक और भी पर्पस से, घरेलू पर्पस से इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में हमको इस्तेमाल होता है। इसी वजह से 22 मार्च 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो ये आपको प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है, तो 22 मार्च आप लोग ध्यान में रखिएगा। 22 मार्च सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। नेक्स्ट सेक्शन है वो है वाटर साइकिल यानी जल चक्र। जल चक्र है क्या? जल चक्र का अब सिंपल ढंग से समझ सकते हैं। एक जगह से कहीं से, मान लीजिए यहाँ पे जल है, ये जल कहीं और पहुंचा, फिर प्रोसेस के थ्रू कहीं और पहुंचा, और फिर और कहीं पहुंचा। ऐसे पहुंचते पहुंचते वापस वहीं पे पहुंच जाता है। और जल इसमें से कुछ नष्ट नहीं होता है, बल्कि ये चक्र पूरा होता है, एक साइकिल पूरा होता है। जल का इसमें कहीं भी नुकसान नहीं होता है। इसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में ही हम लोग इस जो है टॉपिक में समझेंगे। द वाटर साइकिल इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। मान लीजिए, पहले हम लोग इसको वाटर साइकिल का हम लोग फोटो में भी देख सकते हैं। मान लीजिए समुद्र में पानी है, पहला प्रोसेस हो जाएगा इवेपोरेशन। मतलब इस पर सनलाइट पड़ा तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा, फिर दूसरा लेवल है कंडेंसेशन, जिसको कहते हैं संघनन। और वाष्पीकरण हो कि ये जो वाटर और हवा है ये ऊपर में जाएगा। ऊपर में जाने के बाद में कई जो है वहाँ पे हवाओं से टकराएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन होगा, संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पर जो है ये जो जल है ये आपस में जुड़ जुड़ के एक बड़ा बड़ा बूंद का निर्माण करेंगे। ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस है वो है प्रेसिपिटेशन। अब ये जो बड़ा बड़ा बूंद का निर्माण करेगा तो इतना बड़ा बड़ा बूंद हो जाता है कि इसको हवा में तैरते रहना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये वापस पृथ्वी पे आ जाता है। तो ये हो जाता है प्रेसिपिटेशन। फिर जब वापस पृथ्वी पे आता है तो कहीं नदी में बरसता है, कहीं समतल मैदान में, कहीं पहाड़ पे, और कहीं समुद्र में। ये टोटल सब जगह से बहते हुए सारी नदियां के माध्यम से ये वापस फिर समुद्र में आ जाता है। मतलब कि ये पानी समुद्र से ही चला था। पहला प्रोसेस इवेपोरेशन हुआ था, फिर कंडेंसेशन और फिर प्रेसिपिटेशन। मतलब यहीं से पानी चला, यानी समुद्र से, ओशन से चला था, ओशन से इवेपोरेशन हुआ, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, और फिर ये पानी जो है वापस ओशन में ही चला गया। तो ये प्रक्रिया जो हुआ इसी को वाटर साइकिल कहते हैं हम लोग। वाटर फ्रॉम क्लाउड्स प्रिसिपिटेट इन फॉर्म ऑफ, हम लोग जानते हैं कि वाटर फ्रॉम क्लाउड्स यानी बादल से बारिश होता है वर्षा के रूप में। कुछ वर्षा होता है, कुछ वहाँ पे बर्फ वगैरह जमते हैं, ये सब इसी से होता है। ये सब प्रोसेस जो है हमेशा चेंजिंग करते रहता है। यही प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा गया। वाटर साइकिल को हम एक सिंपल भाषा में, लेमन टर्म में आपको समझा दिया गया। ओशन वाटर इज नॉट फिट फॉर एनी यूज, इट्स सैलाइन। ओशन वाटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो सलाइन होता है। इस वजह से हम लोग उसको पीने में या फिर बहुत और भी कई चीज़ों में हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और इसमें ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट भी होता है, नमक होता है। हम लोग आगे के लेसन में पढ़ेंगे कि सॉल्ट इसमें क्यों होता है। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सैलिनिटी हुआ क्या? लवणता जिसको कहते हैं हिंदी में, लवणता किसको कहते हैं? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच इज प्रेजेंट इन एवरी 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 1000 ग्राम अगर हम लोग पानी लेते हैं, 1000 ग्राम मतलब हो गया 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम अगर हम लोग समुद्र का पानी या किसी जगह का पानी लेते हैं, उसमें देखेंगे कि कितना ग्राम जो है सॉल्ट है। तो इससे पता चलता है कि उस पानी का सैलिनिटी क्या, लवणता क्या है।
हम लोग एवरेज अगर सैलिनिटी देखें, एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन, समुद्र का एवरेज सैलिनिटी है वो है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। मतलब 1 किलोग्राम में 35 ग्राम नमक होता है। ये जनरल है ओशन का, समुद्र को लेके। लेकिन कहीं कहीं इसका वेरिएशन होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। डेड सी जो है इजराइल में, उसका सैलिनिटी जो है 45 है। मैंने यहाँ पे 35 ग्राम के बजाय 45 पार्ट्स पर थाउजेंड है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस ह्यूमंस कैन फ्लोट ऑन इट्स हाई सैलिनिटी। अब चूंकि वहाँ पर ज़्यादा सैलिनिटी है, और हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा सैलिनिटी होता है, ज़्यादा लवणता होता है वाटर में, वहाँ पर तैरना, स्विम करना बहुत आसान होता है। इसी वजह से देखेंगे समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि नीचे से एक बायंसी फोर्स लगता है जो ऊपर में उसको तैरने पे मजबूत कर देता है। क्यों होता है? इसका डेंसिटी का खेल है। तो हम लोग आगे के लेसन में हम लोग उसको पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज की बात करते हैं, तो वाटर बॉडीज में हमारा कौन कौन हो जाता है? सबसे पहला ओशन, समुद्र। इनलैंड सी, जो हमारा पृथ्वी के अंदर का, यानी चारों तरफ से पृथ्वी उस बीच का समुद्र। सॉल्ट लेक, उसी तरह का झील जो है। ग्लेशियर, जो हिमानी कहते हैं, बर्फ का नदी। फ्रेश वाटर लेक, कुछ वैसा झील है जहाँ पर फ्रेश वाटर है, मतलब अच्छा पानी है, जो जिसमें सॉल्ट नहीं है। बहुत सारे रिवर्स हो गए, एटमोसफेयर और ग्राउंड वाटर, ये सब जगह जो है वाटर की अवेलेबिलिटी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो है 97.3% जो है वाटर, वो है ओशन में। अब हम लोग ओशन के बारे में बात करते हैं। ओशन है क्या? ओशन में हम लोग देखते हैं 3 तरह का मेन रूप से मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर हम किसी समुद्र ओशन की बात करते हैं, पहला है वेव, तरंग। दूसरा है टाइड। और तीसरा है करेंट, ज्वार भाटा दूसरा हो गया, तीसरा हो गया धारा। तो ये 3 चीज है जो कि 3 तरह का मूवमेंट होता है ओशन में। सबसे पहला हम लोग वेव्स की बात करते हैं, तरंग की बात करते हैं। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द वाटर इन द ओशन राइजेज एंड फॉल्स। वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, वेव कब प्रोड्यूस होता है? जब पानी जो है, वाटर इन द ओशन राइजेज एंड फॉल्स, जब पानी, वाटर है वो ऊपर उठता है और फिर वापस गिरता है। इस दौरान ही तरंगों का वहां पे मतलब जनरेशन होता है, उत्पत्ति होता है। हम लोग देखें ड्यूरिंग स्टॉर्म, आंधी तूफान के समय में, विंड्स ब्लो एट वेरी हाइट, हवा बहुत तेजी से बहती है, जिसकी वजह से काफी तेज स्पीड से तरंग भी उत्पन्न होता है। अर्थक्वेक की बात करें, जहाँ पे भूकंप होता है या फिर जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो वहाँ पर देखेंगे सी फ्लोर में उसमें हलचल होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो विस्थापित होता है, और इसकी वजह से काफ़ी बड़ा यहाँ पे ह्यूज वेव एक उत्पन्न होता है। और जनरली उसी ह्यूज वेव को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी दरअसल एक भूकंपीय हलचल है जो कि समुद्र के अंदर होता है, और उसका असर जो है समुद्र में ऊपर आता है, जिसकी वजह से समुद्र की लहर काफ़ी तेज रहती है, और यहाँ तक हो जाता है कि उस लहर का 15 मीटर तक ऊंचाई बढ़ जाती है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सुनामी ट्रेवल्स वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत तेजी से सुनामी आगे बढ़ता है। सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है आसपास के एरिया में। सुनामी जो है 2004 में, जो भारत का जो समुद्री तट था वहाँ पर इसका असर देखा गया, और वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ समुद्री तट में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। इस सुनामी का काउज क्या था? वो था अर्थक्वेक, जो कि इंडियन ओशन में 9 के रिक्टर स्केल पे। हम लोग अर्थक्वेक और भी डिटेल में जब पढ़ेंगे, उसमें रिक्टर स्केल हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग पता करेंगे कि 9 लेवल जो है रिक्टर स्केल काफ़ी ज़्यादा भयावह होता है। तो 9 लेवल का जब रिक्टर स्केल पे भूकंप आया था, जिसकी वजह से सुनामी आया था। और ये भूकंप कहाँ हुआ था? इंडियन ओशन में। अब हम लोग बात करते हैं टाइड्स का, जिसको कहते हैं ज्वार भाटा। द राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर, द राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर, जल का ऊपर उठना, मैंने मान लीजिए कि लेवल है, जल का ऊपर उठना और फिर वापस गिरना। द राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे, एक दिन में 2 बार होता है। एक बार चढ़ा फिर उतरा, फिर चढ़ा फिर उतरा, इसी को कहा गया है टाइड। ड्यूरिंग हाई टाइड यानी उच्च जब ज्वार होता है, उस समय पानी का लेवल हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है, उठ जाता है। और जब उसका लो टाइड आता है, जो गिरता है, तो ये जो है काफ़ी नीचे तक लोएस्ट लेवल में पहुंच जाता है। मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल का इसका जर्नी होता है टाइड्स का।
टाइड्स है क्या, पानी का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, इस तरह का। टाइड्स आर काउड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल बाय द सन। अब ज्वार भाटा आता क्या है, क्यों है, उसका मेन वजह होता है सूर्य और मून। चंद्रमा और सूरज और चंद्रमा की वजह से ग्रेविटेशनल पुल होता है। ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जो अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है ऊपर उड़ जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये अर्थ है, अगर ये अपना सन है, ये अगर यहाँ से खींचता है तो इसकी वजह से पानी का लेवल ऊपर उठता है। उसी तरह से चूंकि सन बहुत दूर है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा असर नहीं हो पाता है, लेकिन मून जो है अपना ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको पानी को खींचता है। खींचने की वजह से समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठता है। अब जो ऊपर की उठता है तो फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और फिर वो नीचे गिरता है और इस तरह से फिर उठता गिरता है। तो ये ज्वार भाटा का जो मुख्य कारण है वो है सूरज और चंद्रमा। इसमें आप देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। हम लोग इसको ज्वार भाटा का जब हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे तो बढ़िया से एक अलग से हम लोग देख लेंगे कैसे काम करता है। जब सन और मून और अर्थ अगर एक लाइन में होता है तब उस समय जो है हाईएस्ट लेवल का टाइड आता है, जिसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड। कौन कौन होता है, सन, मून और अर्थ। जब इस तरह का होता है एक लाइन में, सूरज यहाँ हो, बीच में चंद्रमा हो और यहाँ पे अर्थ हो, तब यहाँ पर जो जो टाइड उत्पन्न होता है, जो ज्वार आता है, उसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। व्हेन मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड द लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट्स पुल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मून एंड सन एंड द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल कॉज लो टाइड्स। मतलब कि जब चंद्रमा जो है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको ठीक से नहीं आया है, तो नीप टाइड जो कहा जाता है, उसमें देखेंगे कि ये मतलब चंद्रमा तो है, जो भी है सूर्य का है, और यहाँ पर पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है, और ये सूर्य है। तो मान लीजिए इस तरह का हो जाता है, यहाँ पे अर्थ हो गया, यहाँ पे मून हो गया, और यहाँ पे सन हो गया। जब ऐसी स्थिति होती है तो यहाँ पर टाइड जो है अपने आप लो हो जाता है। मतलब ध्यान में रखिएगा कि सीधा ही रहेगा तभी ज़्यादा हाई पावर होता है, और जिसको कहते हैं स्प्रिंग टाइड। लेकिन अगर उसके ओपोजिट अगर दूसरे डायरेक्शन में होता है तो हम लोग उसको कहते हैं नीप टाइड्स। ठीक है, नीप टाइड्स को फिर से एक बार देख लेते हैं। व्हेन मून इज इन फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर कहीं भी होता है, तो उसमें जो ओशन वाटर गेट्स पुल्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मून। ठीक है, मून के अपोजिट में ओशन वाटर खींचा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, वो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। तो ज्वार भाटा को हम लोग बेसिक चीज हम लोग समझ गए, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड दोनों समझ गए। स्प्रिंग टाइड में हम लोग देख लिया, स्प्रिंग में क्या होता है, तीनों एक लाइन में होता है, सन, मून और अर्थ। और नीप टाइड में हो जाता है कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, या फिर यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है और यहाँ पर अर्थ है। मतलब इस तरह का पोजीशन होता है, तो यहाँ पे नीप टाइड होता है। इंपॉर्टेंस अगर टाइड का देखें तो हाई टाइड्स नेविगेशन में काम आता है, जिसकी वजह से हाई टाइड जो है वाटर लेवल बढ़ जाता है किनारे में, जिसकी वजह से शिप जो है आसानी से वो मूव कर जाता है। फिर हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। फिशिंग में भी इसका जरूरत पड़ता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे फिश ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे में होते हैं, और वो जो हाई टाइड में समुद्र के किनारे लग जाते हैं, जिसकी वजह से पकड़ना आसान हो जाता है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग देखते हैं टाइडल एनर्जी भी क्रिएट होता है, जिसको कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा भी इसका वाटर का हाई और लो माने क्या कहते हैं, राइज एंड फॉल से ही हम लोग उसको टाइडल एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, वो है ओशन करेंट्स। ठीक है, ओशन करेंट्स समुद्री धारा। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर विच फ्लो कॉन्स्टेंटली ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन। मतलब जल का वो प्रवाह, स्ट्रीम्स हो गया प्रवाह, जल का वो प्रवाह जो कॉन्स्टेंटली समुद्र के सरफेस पे, ओशन के सरफेस पे बह रहा है, और किधर, वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी एक खास दिशा में बह रहा है, तो हम लोग इसको कहते हैं ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स को फिर से एक बार समझ लीजिए। मतलब हम लोग बात करें द स्ट्रीम ऑफ वाटर, जल धारा। स्ट्रीम ऑफ वाटर मतलब जल, वाटर हो गया जल, स्ट्रीम हो गया धारा। जब जल धारा
कॉन्स्टेंटली पृथ्वी के मतलब समुद्र के सरफेस पे अगर बहना शुरू कर देता है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी एक खास दिशा में, धारा का हमेशा, ओशन करंट का हमेशा एक दिशा होता है, किसी एक दिशा में बहना शुरू कर दिया गया तो उसी को हम लोग कहते हैं ओशियन करेंट्स। टू टाइप ऑफ ओशन करेंट्स है, एक है वार्म ओशन करेंट्स, एक है कोल्ड ओशन करेंट्स, यानी गर्म क्या कहते हैं समुद्री धारा है, और एक ठंडी। वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट्स इन इक्वेटर, ठीक है, जो वार्म ओशन करेंट है इसका उत्पत्ति होता है इक्वेटर के पास में, और ये जो है ध्रुव की ओर बहना शुरू कर देता है। लेकिन कोल्ड ओशन करंट जो है वो पोल के पास में उसका उत्पत्ति होता है, और ये जो है इक्वेटर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। लेब्राडोर, जो लेब्राडोर हमारा जो ओशन करंट है, जलधारा है, ये कोल्ड जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम देखेंगे तो ये गर्म जलधारा है। वार्म ओशन करेंट्स टेम्परेचर किस कहीं भी अगर बहता है तो अपनी समुद्री के किनारे वाला एरिया में वहाँ पे गर्मी बढ़ा देता है जहाँ पे ये बहता है, और कोल्ड ओशन करंट जब बहता है तो अपने कोस्टल एरियाज में वहाँ पे टेम्परेचर को लो कर देता है। जहाँ पर मीटिंग पॉइंट होता है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा को, तो द मीटिंग पॉइंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स क्रिएट्स आइडियल सर्वाइविंग कंडीशन। तो वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जहाँ पे प्लैंकटन नामक जो पौधे होते हैं वहां पर वो सर्वाइव कर पाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे ठंड और गर्म जलधारा दोनों मिलता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे फिश वगैरह आने लगते हैं, मछलियाँ, जिसकी वजह से मछलियाँ पकड़ने की एक अच्छा जगह मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि प्लैंकटन हम लोग देखते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो कि फिश के द्वारा खाया जाता है, और इसकी वजह से फिशरमैन उस मछली को पकड़ लेता है। ये एग्जाम्पल जापान और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये सब जो है जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करेंट मिलते हैं। इन प्लेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स द वेदर इज फॉगी, जहाँ पर ठंडा और गर्म जलधारा मिलता है वहाँ का जो मौसम होता है वो फॉगी होता है। ऊपर आप देखेंगे धुंध टाइप से चारों तरफ छा जाता है, कुहासा टाइप से होता है, और इस वजह से जो नेविगेशन होता है उसमें यात्रा करना, समुद्री यात्रा करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इतना चीज़ हम लोग देख लिए, इसको हम लोग एक मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर का, ठीक है। वाटर, वाटर से पहले हम लोग वाटर साइकिल पढ़ें, जल चक्र। जल चक्र में हम लोग देखें कि जल चक्र में ये मुख्य रूप से काम करता है, पहला इवोपरेशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा प्रिसिपिटेशन, और फिर इन्फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारे चट्टान पत्थर से निकलता है, और फिर सरफेस रन ऑफ, फिर समतल भूमि पर चलते हुए जाके वापस ये ओशन में मिल जाता है। वाटर साइकिल हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करें, पानी का कहाँ कहाँ हुआ है, तो ओशन में है, समुद्र में आइस कैप कुछ बर्फ के रूप में है, कुछ ग्राउंड वाटर में है, कुछ फ्रेश वाटर है, झील में है, कुछ सॉल्ट लेक में है, कुछ एटमोस्फेयर में, कुछ नदी में है। इस तरह का कंपोजिशन देखा जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है 97.3% वो सलाइन वाटर जो है वो समुद्र में है। अब हम लोग इसका वाटर का सर्कुलेशन की बात करते हैं। जब जल का सर्कुलेशन होता है, यानी जल का जब मूवमेंट होता है, उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो तीन तरह की चीजें उत्पन्न होती है, टाइड्स, वेव और करेंट। टाइड्स जो है किसको कहते हैं? जब जल का लेवल ऊपर उठता है, राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे, एक दिन में जब दो बार जल का वाट माने जल जो है राइज करता है और फिर फॉल करता है, फिर राइज करता है, फिर फॉल करता है, तो एक दिन में जब दो बार होता है इसको हम लोग कहते हैं टाइड्स। टाइड दो तरह का होता है, एक स्प्रिंग टाइड जो कि हाई टाइड भी कह सकते हैं, और एक होता है निप टाइड जिसको हम लोग लो टाइड कहते हैं। हाई टाइड के लिए देख लीजिए कि सन, मून और अर्थ एक सिद्ध में होता है, और लो टाइड के लिए देखेंगे कि ये सन एक माने एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है तीनों। ये पोजीशन आपस में कहीं भी वेरी करे लेकिन पोजीशन यही सी तरह से होगा, मतलब तीनों एक सिद्ध में नहीं होगा, ठीक है। वेव की बात करें तो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन। अब वाटर का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, ये कहाँ पे? सरफेस ऑफ वाटर पे, तो वहां पे एक वेव क्रिएट होता है, तरंग, ठीक है। तीसरा देखें वो करेंट जिसको हम लोग कहते हैं जल धारा। जल धारा जो है स्ट्रीम ऑफ वाटर, जल का जो धारा है, पानी का जो समुद्र का जो जल है उसका ऊपरी सतह एक बहना शुरू करता है कुछ जल को लेकर, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहता है। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि वो है करेंट। करेंट को हम लोग कैटेगराइज किए थे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट्स। तो इस तरह से हम लोग इस लेसन में जल के बारे में हम लोग बात किए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग आगे के लेसन हम लोग डिजर्ट,
और हम लोग ऐसे ही एक एक करके सारे टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे। ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी के हैं जो कि आपको सारे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस जो सीरीज है इसको आप अच्छा से आप लोग तैयार कीजिएगा। और इससे संबंधित जब आप इससे पूरी तरह से जुड़ जाएंगे तो इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन आंसर राउंड भी चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे जरूर फायदा होगा। थैंक यू।